हेलो फ्रेंड, मैं उमेश और आप अभी तक ये सुनते चले आए हो कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम। देखिए, अगर ओवैसी की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी की बी टीम है। नहीं है, वो बीजेपी की बी टीम है। लोगों के माइंड में ये सेट हो चुका है कि ओवैसी वहीं पर लड़ते हैं जहां पर बीजेपी कमजोर होती है और ओवैसी दूसरे पार्टी की वोट काटते हैं जिससे बीजेपी आसानी से जीत जाती है। भारतीय जनता पार्टी से उनको जिताने के लिए जहाँ पे सीटें उनकी ज़्यादा नहीं निकलने वाली होती भारतीय जनता पार्टी की, तो वहीं से ही कूद जाते हैं मैदान में और इलेक्शन ज़ोर शोर से लड़ते हैं। खुद तो जीत नहीं पाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। यहाँ पर राहुल सर क्लियर कट कर रहे हैं कि जहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग होता हूँ वहीं पर ओवैसी आ जाते हैं और हमारे वोट्स को काटते हैं जिससे बीजेपी आसानी से जीत जाती है। आप पता लगाइए, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है, चाहे वो असम हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, वहां पे बीजेपी की मदद करने के लिए एमआईएम के लोग हर कंस्टिट्यूएंसी में अपने नेता खड़े कर देते, अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। और इसीलिए ओवैसी बीजेपी की बी टीम। बिकॉज यहाँ पर आप एक बार अमेजिंग करो कि एक सीट है और वहाँ पर XYZ 4 पार्टी इलेक्शन लड़ती है। अब इनमें कोई एक ही जीतेगा। अब वोटिंग भी जिसमें लास्टली W को 10 वोट्स मिले, X को 12 वोट्स मिले, X को 5 वोट मिले और Z को 3 वोट मिले। अब यहाँ पर ज्यादा वोट X को मिले हैं, इसलिए जीत भी X पार्टी की हुई। अब यहाँ पर W की सोच होगी, अगर यहाँ पर Z पार्टी इलेक्शन ना लड़ती तो इसके 3 वोट्स हमें मिल जाते और हम 13 वोट्स को लेकर X पार्टी से जीत जाते और इसलिए ये Z पार्टी X पार्टी की बी टीम। और आज इस Z पार्टी की जगह ओवैसी सर को देखा जाता है, मतलब ओवैसी बी टीम। अब हम आते हैं रियल लाइफ के रियल एग्जाम्पल पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022, सीट बिजनौर। यहाँ पर 3 मैन पार्टी होती है, बीजेपी, RLD, BSP और साथ ही साथ ओवैसी सर भी अपना कैंडिडेट उतारते हैं। अब इलेक्शंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर बीजेपी को वोट मिलते हैं 97,165, RLD को मिलते हैं 95,720 वोट और ओवैसी सर को वोट मिलते हैं 2,290। अब इस सीट पर बीजेपी जीत जाती है। अब यहाँ पर RLD लीडर की सोच होगी कि अगर यहाँ पर ओवैसी ना लड़ते तो इसके 2,290 वोट हमें मिल जाते और हम 98,000 वोटों के साथ बीजेपी से जीत जाते। अब यहाँ पर बीजेपी जीती है, इसलिए ओवैसी सर बीजेपी की बी टीम। अगर हम सुल्तानपुर का स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर भी 3 मैन पार्टी होती है, बस RLD की जगह समाजवादी पार्टी होती है और साथ में ओवैसी सर भी अपना एक कैंडिडेट उतारते। अब यहाँ पर भी बीजेपी की जीत होती है और समाजवादी पार्टी बीजेपी से 1,000 वोटों से हार जाती है। अब यहाँ पर समाजवादी लीडर की सोच हो सकती है कि अगर ओवैसी इस सीट पर ना लड़ते तो इनके 5,000 वोट हमें मिल जाते और हम आसानी से बीजेपी से जीत सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ओवैसी बीजेपी की बी टीम। बिकॉज सेम यही स्केल हर एक पार्टी, कांग्रेस, RJD, समाजवादी, एक्स्ट्रा पार्टी ओवैसी सर के लिए यूज करते हैं, मतलब ओवैसी बीजेपी की बी टीम। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके अगेंस्ट देखें, बिकॉज नौकुर सीट जहाँ पर विनिंग मार्जिन था 915 वोटों, जिसमें कांग्रेस को 1354 वोट मिले थे। अब अगर यहीं पर ये 1354 वोट समाजवादी पार्टी को मिल जाते तो वो आसानी से बीजेपी को हरा सकते थे। तो अब यहाँ पर कांग्रेस को बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? दूसरी पार्टी आम आदमी पार्टी, जैसे 240 वोट मिलते हैं और ये भी जीत नहीं पाती, तो इन सबको बी टीम क्यों नहीं कहा जाता? आखिर ओवैसी सर ही बीजेपी की बी टीम क्यों? यहाँ तक ममता बनर्जी से जब ओवैसी सर से रिलेटेड सवाल किया गया, एक जो आपका वोट बैंक डेंट करने की कोशिश हो रही है वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में क्यों इसका नाम करते हैं, पॉपुलर करते हैं टीवी में बोल के नाम क्यों लेते हैं? यहाँ पे तो उनके हिसाब से ओवैसी सर का नाम किसी मीडिया में लेना ही नहीं चाहिए। आज की इस एपिसोड में हम फाइंड करते हैं कि ओवैसी सर ही बीजेपी की बी टीम क्यों। साल 1927 ये वो साल था जब नवाब महमूद खां इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसे आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी कहते हैं, इस पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। और उस टाइम पर हमारे देश का कंट्रोल अंग्रेजों के हाथ में। AIMIM पार्टी का माइंड मोटिव था कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच फाइनेंशियल एजुकेशन डेवलपमेंट को बढ़ावा देना और मुस्लिम राइट्स की बात करना, साथ ही उनके हक की लड़ाई करना। लेकिन अफसोस उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद से वो खड़े हुए और इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि साल 1948 तक ये AIMIM पार्टी बिल्कुल ही
खत्म हो गई। फिर साल आता है 1947, जब हमारे इस देश को आजादी मिल चुकी थी और इंडिया को एक डेमोक्रेटिक देश अनाउंस कर दिया गया। संविधान को लागू किया जाता है, इलेक्शंस होने स्टार्टअप होते और सभी इंडियन सिटीजन को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से। इसी आर्टिकल को फॉलो करते हुए AIMIM पार्टी फिर से एक बार एक्टिव होती और टारगेट वही मुस्लिम कम्युनिटी को ग्रो करना, उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात करना, उनके हक की बात करना। साल 1960 जब AIMIM पार्टी हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शंस में उतरती है और 24 डिवीजन में जीत हासिल करती है। साल 1962 में असदुद्दीन ओवैसी सर के फादर सलाहुद्दीन ओवैसी पहली बार स्टेट इलेक्शंस को जीतते हैं और पहली बार हैदराबाद के पत्थरगड्डी इलाके से विधायक बन जाते हैं। साल 1967 में फिर एक बार इलेक्शंस होता है और इस बार AIMIM पार्टी 3 सीट अपने नाम कर लेती। अब आता है साल 1984 जब AIMIM पार्टी हैदराबाद से निकलकर दिल्ली पहुंचती और सलाहुद्दीन ओवैसी पहली बार हैदराबाद की सीट से इलेक्शंस लड़ते और एक बड़ी जीत अपने नाम करते और इस तरह 1927 में मुस्लिम राइट्स को लेकर बनी पार्टी AIMIM पार्टी हैदराबाद से दिल्ली तक पहुंच जाती है। फिर वो साल आता है 1992 जब AIMIM पार्टी को इलेक्शंस कमीशन में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर किया जाता है। सलाहुद्दीन ओवैसी 1984 से लेकर 2004 तक हैदराबाद के लगातार सांसद बनते और इन्हें कोई भी हरा नहीं पाता। और अब साल आता है 2004 और यह वही साल होता है जब असदुद्दीन ओवैसी सर की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। 2004 से अब तक ओवैसी सर लगातार हैदराबाद में इलेक्शन जीतते आए। यहाँ पे मस्ट इम्पोर्टेंट कि ओवैसी सर सिर्फ इलेक्शंस ही नहीं जीतते आए बल्कि मुस्लिम एजुकेशन, हॉस्पिटल या फिर आम पीपल्स के रोजगार के लिए बहुत ही अच्छा काम करते आ रहे हैं। हैदराबाद में कॉलेजेस, हॉस्पिटल का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर चुके हैं। ओवैसी सर की लीडरशिप में सबसे पहले दारुसलाम एजुकेशन ट्रस्ट को इस्टेब्लिश किया गया। फिर शुरू होता है वो काम जो एक लीडर को करना चाहिए, वो काम जिसके लिए आम जनता वोट करती है, वो काम जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। साल 1984 में पहला मैंडेटरी मेडिकल कॉलेज डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से शुरू किया जाता और आज यहाँ पर MBBS की सीट भी है। और इसी से रिलेटेड एक और हॉस्पिटल बनता है, ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहाँ पर मैंडेटरी कमेटी को A+ ट्रीटमेंट दिया जाता है। एक और हॉस्पिटल बनता है प्रिंसेस इसरा हॉस्पिटल, डेक्कन स्कूल ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट बनाया जाता है और इन सभी हॉस्पिटल में लोगों का इलाज बहुत ही कम पैसों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल CT स्कैन के लिए 600 रुपए, MRI के लिए 30 से 3500 रुपए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 800 से 1000 रुपए, कैथरीन डिलीवरी के लिए 5000 से 6500 रुपए तक। मतलब जिस चीज के लिए आप अदर हॉस्पिटल में 30 से 35,000 देते हो, जहाँ तक 60 से 70,000 तक लग जाते हैं, वही ट्रीटमेंट हैदराबाद में 5000 रुपए में काम हो जाता है और ये सब ओवैसी सर ही करते हैं। साल 2006 में एक और ट्रस्ट बनाया जाता है, सलार-ए-मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट, जिसके अंदर एजुकेशन स्किल्स ट्रेनिंग दी जाती है। ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम से 4 इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल बनाए जाते हैं, जिसमें आज करीब 4100 बच्चे पढ़ते हैं और इन सबको पढ़ाने के लिए 19 से प्लस टीचर मौजूद है। यहाँ पर बेस्ट पार्ट कि ये जो 4100 बच्चे पढ़ रहे हैं ये सभी गरीब हैं या इससे भी नीचे। इसके साथ उस्मानिया मॉडल स्कूल भी रन किया जाता है। बेस्ट पार्ट कि सिंगल रूम स्कूल भी चलते हैं जहाँ पर टीचर खुद जाकर पढ़ाता है। एक ओवैसी लाइवलीहुड स्कूल करके रन किया जाता है, जिसमें लेडीज या बॉयज या ये वही लोग होते हैं जो अपने फाइनेंशियली कमजोर हैं और इन सबको सिलाई, मेहंदी, डिजाइन एंड एक्स्ट्रा चीजों की स्किल्स दिए जाते हैं जिससे ये खुद सेल्फ डिफेंस बन सके। ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो लोग गरीब हैं वो स्किल सीख के खुद कमा सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे काम हैं जो ओवैसी सर ने किए हैं। अगर मैं सारे काम को गिनाने पे आ गया तो शायद इस वीडियो में भी नहीं गिना पाऊंगा और शायद यही कारण है जिससे आज तक हैदराबाद के किंग बने रहे। मैं अभी तक एक सवाल का आंसर नहीं किया हूँ कि आखिर ओवैसी सर को बीजेपी की बी टीम क्यों कहा जाता है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इस CAA के खिलाफ सिर्फ ओवैसी सर ही थे और पार्लियामेंट के अंदर CAA बिल्स को फाड़ने वाले ओवैसी सर ही थे। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जिस CAA के खिलाफ
मुस्लिम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी सी एक्ट के बिल्स को असदुद्दीन ओवैसी सर ने पार्लियामेंट में फाड़ दिया। तो क्या अब भी ओवैसी सर बीजेपी की बी टीम? ये तो आपको समझना पड़ेगा। जब हिजाब का मामला आया तब ओवैसी सर ही कड़क आवाज उठाए थे। ज्ञानवापी का मुद्दा सामने आया, ओवैसी बोलेंगे। 600 साल पुरानी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, ओवैसी बोलेंगे। अभी रिसेंटली मदरसों को बंद करने पर बात आई, ओवैसी बोलेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी अरेस्ट में, ओवैसी बोलेंगे। मुस्लिम्स के मुद्दों हो या उनके राइट्स की बात करनी हो, ओवैसी करेंगे। लेकिन फिर भी ओवैसी सर बीजेपी की बी टीम। लेकिन अगर हम यहीं पर दूसरी पार्टी की तरफ अपनी नजर को घुमाएं, जो मुस्लिम्स को वोट बैंक समझती है, जिन्हें मुस्लिम्स को वोट चाहिए, तो वो लोग मुस्लिम्स के मुद्दों पर शांत रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कर्नाटका में हिजाब का मुद्दा चल रहा था, हिजाब का मामला चल रहा था, सेम उसी टाइम में यूपी में स्टेट इलेक्शंस की कैंपेन भी चल रही थी। तभी अखिलेश यादव से जब हिजाब के बारे में सवाल किया गया तो उनके हाव भाव ही बदल गए। तभी उन्होंने सिर हिलाकर इशारा किया, मतलब वो कह रहे हैं क्या पूछ रहे हो। लेकिन फिर जब रिटर्न सवाल किया गया तो वो बोल रहे क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मतलब जिस जगह पर सभी सवालों की जवाब दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हिजाब का सवाल उठा तो उन्हें आवाज ही आने बंद हो गई। यहाँ पर आप समझ रहे हो कि मुस्लिम को वोट्स तो चाहिए, लेकिन मुस्लिम्स के प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। गुजरात इलेक्शंस में मनीष सिसोदिया रोड शो कर रहे हैं, तभी उनसे एक शख्स बिल्किस बानो के बारे में सवाल करता है। एक सवाल और गुजरात में पूछा जा रहा है कि गुजरात में आकर के आप बिल्किस बानो की बात नहीं करते, आप मुसलमानों की बात नहीं करते हैं, ऐसी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही है, आप ये आरोप आप पे लग रहा है। हम लोग शिक्षा पे चल रहे हैं, स्कूल अस्पताल पे चल रहे हैं, नौकरियों पे चल रहे हैं। हमको इससे मतलब है, जिसको जिससे मतलब है वो उस पर बात कर रहा है। मतलब इनके हिसाब से ये जिन लोगों का मामला है वही लोग जाने, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो इसलिए क्योंकि बिल्किस बानो एक मुस्लिम थी। वेल, अगर आपने मेरी इस वीडियो को अभी तक कंप्लीट देखा तो अब आप कमेंट्स बताओ, क्या अब भी ओवैसी सर बीजेपी की बी टीम